Good morning students. Welcome to our science class 10th, chapter 12 that is electricity. हमने हमारे चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद चार्जेस के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना था कि इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। दैट मीन्स प्रेजेंस होनी चाहिए किसकी, चार्जेस की या फिर करंट की, तो इसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उसके बाद चार्जेस के बारे में जाना था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं जिसके बारे में बहुत पहले क्लासीफाई हो गया था। फिर चार्जेस की एसआई यूनिट देखी थी, कूलाम होती है चार्जेस की एसआई यूनिट जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू देखी थी, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस का 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻19 कूलाम। उसके बाद हमने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलाम के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ चार्जेस देखे थे जिसकी वैल्यू है n इज इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18, जिसको हम नियरली 6 मल्टीप्लाई 10⁻18 करके लिख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा जो चार्जेस है Q इज इक्वल टू वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ओके फिर हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी आपकी कितने टाइप की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी के टाइप को डिस्कस किया। फिर हमने करंट का टॉपिक पढ़ा, अमीटर पढ़ा, अमीटर के बाद पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया। पोटेंशियल डिफरेंस आपका वोल्ट मीटर से मेज़र किया जाता है, वोल्ट मीटर के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था ओम्स लॉ, जो कि इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ इस चैप्टर में हमारे जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी क्वेश्चंस में हमारा ओम्स लॉ का जो फार्मूला है वो लगेगा। ओम्स लॉ क्या होता है, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। तो यहाँ से वी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम रिमूव करते हैं तो आर आ जाता है, आर इज़ रेजिस्टेंस। ओके उसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ी थी किसकी, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन के बारे में रीड किया था, उसके बाद हमने इसी की डेफिनेशन पढ़ी थी और ग्राफ देखा था कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, वी और आई का ग्राफ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, रियोस्टेट के बारे में पढ़ा, रेजिस्टेंस 1 ओम की डेफिनेशन रीड की थी। यहाँ पे मैंने आपको 2 डेफिनेशन बताई थी, आपकी कोई मर्ज़ी, आप कोई भी डेफिनेशन कर सकते हो इसमें से। ओके आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन दीज फैक्टर, कि किसी भी कंडक्टर की अगर हम बात करें, कंडक्टर आपको पता है क्या होता है, जिसमें ये होता है आपका जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इजीली पास हो जाती है, जैसे कि आयरन हो गया या फिर अनदर कोई मेटल की अगर हम बात कर लें, अगर वुड की बात करें, लकड़ी की बात करें, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी पास नहीं होती। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती। तभी तो हमारे घरों में ये जो बोर्ड वगैरह बनाए जाते हैं ये या तो लकड़ी के बनाए जाते थे या फिर अब अनदर ही कोई प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिसकी वजह से हमें कभी करंट नहीं लगता। और वो उसके सर्किट इस टाइप से बनाए जाते हैं कि उसमें कभी स्पार्क भी नहीं होता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन दीज फैक्टर, भी किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपकी लेंथ, कंडक्टर की लेंथ जो भी है वो इंक्रीज़ होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ है देन लेंथ भी डिक्रीज़ होगी। क्लियर टू एवरीवन? and inversely proportional to the area of the cross section, and resistance जो होता है वो उसके क्रॉस सेक्शन के एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया के क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ द मटेरियल्स। सो मटेरियल्स की अगर हम नेचर की बात करें तो आप इस टाइप से देख सकते हैं, ये आपके पास एक मेटालिक वायर है या फिर कुछ भी बोल सकते हैं आप, कोई भी इक्विपमेंट, आपने कोई भी वायर वगैरह ली है
जिसमें आपका इसका साइड का जो पाथ है वो देखेंगे, ये कौन सा पाथ है, सर्कुलर पाथ है। ओके, तो ये क्या है, आपका क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन मतलब इसके एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होता है आपके वायर के साइड वाले जो पार्ट्स होते हैं ना, उसे बोलते हैं हम। सो सिल्वर की रेजिस्टेंसी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा लो होती है, आयरन की रेजिस्टेंसी की बात करें तो वो हाई होती है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि सिल्वर में से जो करंट फ्लो तो होता है बट इतना जल्दी या फिर इतना तेज़ नहीं फ्लो होता। और आयरन की बात करें तो उसकी रेजिस्टेंसी हाई होती है। दैट मीन्स इसमें आयरन की रेजिस्टेंसी क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, इसके बारे में आपको बता चुके हैं पहले ही। R is proportional to the L and R is inversely proportional to the 1/, area of cross section। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइंड कर दें तो R is proportional and inversely proportional to the L/A। ओके, सो इसका मतलब अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो इसकी जगह कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा। सो R इज़ इक्वल टू रो। ये क्या होता है, सिंबल रो का सिंबल होता है ये आपका। इस रो को क्या कहते हैं हम, रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो ये आपका कांस्टेंट आपकी वैल्यू आई है जिसमें आपने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करके कांस्टेंट लिखा है, दैट इज़ रो एंड दैट इज़ रेसिस्टिविटी। ओके, रेसिस्टिविटी के अंदर हम देखते हैं इसके अंदर हमारे पास रो है। रो की वैल्यू की अगर हम बात करें या फिर रो की यूनिट की अगर हम बात करें, उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन है हमारे पास, इट इज़ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ये हमारी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है दैट मटेरियल दैट रेसिस्ट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से रोकती है। सो स्टूडेंट्स, हम इस रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन जो है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं बिकॉज वीडियो काफ़ी लेंथी होगी। ओके।